जी वीर, मैं हूं खालिद उस्मानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैनेडियन रोड ट्रैकर। तो वीर, मैं नॉर्मली थर्सडे को वीडियो बनाना शुरू करता हूँ और इस वीक की जो मेरी है ना 3 वीडियोस होंगी। एक तो ये वीडियो है ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे पर आते हैं तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वही कि वीजा से वर्क परमिट हो जाएगा या नहीं होगा। एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कफाला के ऊपर है। कफाला से मुराद ये है जो कैनेडियंस हैं, ये बेसिकली आम जनरल पब्लिक के लिए, उन लोगों के लिए जो कैनेडियंस हैं जो पीआर पे है या कैनेडियन सिटीजन हैं। तो यहाँ पर अडॉप्शन का, क्योंकि इस्लामी कैनेडियन गवर्नमेंट जो है हम लोगों को खसूसी तौर पर मुसलमानों को अलाउ नहीं करती है अडॉप्शन पे। और बेतहाशा बच्चे हैं, जिस तरह फर्ज की एक आदमी है उसके भाई की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे हैं, वो चाहता है कि उनको अडॉप्ट कर सके, तो कैनेडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती कि इस्लाम में अडॉप्शन अलाउ नहीं। तो यहाँ पर ये ना इस्लामिक लॉ ले आते हैं। और तीसरी बात जो है, ये भी कनाडा से रिलेटेड ये वीडियो होगी। जो मेरी वीडियोस का मकसद जानकारी होता है इन जनरल। जो अब बड़े अरसे के बाद ये केस लड़ा जा रहा था और कैनेडियंस जो थे जिनके बच्चे एंसेस्ट्री राइट, बहुत सारे अमेरिकन जो है, मिलियंस के हिसाब से अमेरिकन जो है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ आपस में अमेरिकन कैनेडियंस में। तो ऐसा है कि जिस तरह अगर सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में भी, और आपके अगर बच्चा कोई वहाँ पर था और उसकी अगर लिंक निकल आता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो ग्रैंड पेरेंट्स की बात आती है ज़्यादातर, तो एक उसके ऊपर कि उनको सिटीजनशिप राइट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर एक मुझे वीडियो है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है ये बहुत ही अहम है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कनाडा आने का प्लान बना रहे हैं, जो पहले से कनाडा में है या जिनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट क्या होता है, क्लोज वर्क परमिट क्या होता है। तो हुआ क्या था कि जनवरी 2025 में काफी तब्दीलियां आई थी ओपन वर्क परमिट के लिए, या 2026 कौन लोग जो है 2026 में अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए क्या रूल्स है और एक्सेप्शंस इसमें यह है कि कौन सी फैमिली इसके अंदर फायदा ले सकते हैं, और वो गलतियां जिसकी वजह से अक्सर दरख्वास्तें जो है रिफ्यूज हो जाती हैं, इसमें क्या एक्सेप्शंस है और कौन सी फैमिली से फायदा ले सकती है और कौन सी गलतियां जिसकी वजह से अक्सर दरख्वास्तें रिफ्यूज हो जाती हैं। तो ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए काफी मालूमात का खजाना लेके आएगी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल मालूमात है। तो चले भी है ओपन वर्क परमिट वर्सेस क्लोज वर्क परमिट। तो पहले समझते हैं कि अभी भी मैं कहता हूं थाउजेंड्स ऑफ लोगों को नहीं पता कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है, क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है ओपन एंड क्लोज में। तो क्लोज वर्क परमिट जो होता है वो अक्सर एम्प्लॉय स्पेसिफिक वर्क परमिट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर, आप सिर्फ एक मखसूस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। मसलन अगर आप वर्क परमिट किसी कंपनी के नाम पर, जैसे एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो आप सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपको एक वर्क परमिट इशू किया, बेतहाशा ये सारी दुनिया जो दुबई में, सऊदी में और उधर मिडल ईस्ट की तरफ बैठी हुई है, क्यों उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उनका ज्यादा एक्सेस है, थोड़ा जेब में उनके पैसे भी होते हैं माशाल्लाह, तो कंसल्टेंट्स भी वहां पर तो उनको अप्रोच करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आपको वर्क परमिट इशू करती है तो वो आपको जो है ना, जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो एक क्लोज वर्क परमिट होता है। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आपको नया वर्क परमिट लेना पड़ेगा या वर्क परमिट अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो विच इज वेरी हार्ड। तो ये ज्यादातर उन लोगों को मिलता है जिनके पास LMIA बेस्ड जॉब ऑफर हो, क्योंकि LMIA आपका इशू हुआ किसी आपके लिए, फर्ज किया किसी जॉब के लिए, और उसकी बुनियाद पे आपने ना वर्क परमिट अप्लाई किया और आपको वर्क परमिट मिल गया। तो ये जो है ना, ये कहलाता है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। अच्छा, ओपन वर्क परमिट क्या होता है। ओपन वर्क परमिट जो है ना, इसके बिल्कुल उलट होता है। इट्स टोटली, जिस तरह सऊदी में नहीं होता कि एक वीजा होता है आपका पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है, फिर एक आजाद वीजा होता है। आई डोंट नो कि आजकल वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन हम सुना करते थे कि आजाद वीजा होता है और आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें आप एम्प्लॉयर के लिए, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है तो आप ट्रक भी चला सकते हैं, आप किसी वेयर हाउस में भी काम कर सकते हैं, आप कैब भी चला सकते हैं, और अगर आपकी क्रेडेंशियल अच्छी है, आपके पास आपकी बैगेज में क्या नाम है एक्सपीरियंस IT से रिलेटेड या कुछ भी है, तो आप काम कर सकते हैं। आप जॉब भी तब्दील कर सकते हैं, आप प्रोविंस तब्दील कर सकते हैं बगैर नया वर्क परमिट, क्योंकि आपके पास ओपन वर्क परमिट है। तो आप बगैर क्या नाम है किसी भी प्रोविंस की तरफ आप जा सकते हैं बगैर नया वर्क परमिट बनवाए। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है ना ओपन वर्क परमिट को प्रेफर करते हैं। अच्छा, 2025 में, जनवरी 2025 में क्या तब्दीलियां है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। तो जनवरी 2025 में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली आई। पहले क्या होता था, अगर कोई शख्स कनाडा में वर्क परमिट पर आता था तो उसका ओपन वर्क पर उसका अक्सर अगर आता था तो जिस तरह स्पाउस वगैरह के लिए होता है, तो वो ओपन वर्क परमिट जो है ना अप्लाई कर सकता है।
लेकिन 2025 में इसको काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया गया, हुकूमत ने उसको काफी टाइट किया इसको। तो अब जो है ना, स्पाउस का भी ओपन वर्क परमिट जो है अब हर किसी के लिए एलिजिबल नहीं होता। हुकूमत ने यह तब्दीली क्यों की? क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंस की तादाद बहुत बढ़ गई थी, हाउसिंग क्राइसिस था, वही जो पुरानी बातें, लेबर मार्केट इम्बैलेंस हो रहा था, और इसीलिए रूल्स को टाइट किया गया। तो 2026 में कौन ओपन वर्क परमिट ले सकता है? अब बात करते हैं 2026 में कौन ओपन वर्क परमिट ले सकता है। इसके लिए आमतौर पे जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्पाउसेस, अगर कोई शख्स कनाडा में मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम कर रहा है तो वो उसका स्पाउस जो है ना, अगर वो मास्टर कर रहा है या पीएचडी प्रोग्राम कर रहा है तो उसके लिए ओपन वर्क परमिट ले सकता है। एक आम स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में अब भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये आपको ज़हन में रखना है। स्किल वर्कर्स के स्पाउसेस के लिए, स्किल वर्कर्स जो आते हैं, अगर किसी शख्स के पास टीयर 0 और टीयर 1, ये टीयर आपको पता होगा कि ये नई इन्होंने निकाला था, आज से तकरीबन 5-7 साल हो गया अब तो ये टीयर सिस्टम वगैरह जो है। तो बास केसेस में टीयर 2 की जो जॉब्स होती हैं उसके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। उसमें कौन सी टीयर 2 की जॉब्स होती हैं? जैसे इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर्स। और अगर कोई शख्स PWGP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्कर परमिट और स्किल्ड जॉब कर रहा है तो उसके स्पाउस को भी ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। रेफ्यूजी क्लेमेंट्स जो है, कुछ केसेस में रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को भी ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। रेफ्यूजी क्लेमेंट्स हमारा जो असाइलम वगैरह पे है। आगे बढ़ते हैं, तो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए क्या रूल है? अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या बच्चों को भी वर्क परमिट मिल सकता है? आमतौर पर 18 साल से कम उम्र बच्चे वर्क परमिट नहीं लेते, वो विजिटर होते हैं या स्टडी परमिट लेते हैं अगर वो स्कूल जा रहे हैं। कनाडा में अक्सर डिपेंडेंट बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ने की इजाजत होती है। आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, देयर इज नो इशू एट ऑल। एक्सेप्शंस जो फैमिली को फायदा दे सकती हैं। अब कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिस ये एक्सेप्शंस हैं, अप्लाई हो सकती है। मसलन ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, अगर किसी शख्स ने PR एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी हो तो वो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट ले सकता है। ये ब्रिजिंग वर्क परमिट जो है ना, कभी गूगल करके, मैं ज्यादा इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, कि जो गैप होता है इन बिटवीन पिछला वर्क परमिट और उसके बाद का वर्क परमिट, जब बीच का टाइम होता है, जिस तरह एक ब्रिजिंग मॉर्गेज होती है, इसी तरह ब्रिजिंग वर्क परमिट वगैरह होता है। और इसके बाद जो आता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, कुछ केसेस में हुकूमत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में पर भी इजाजत दे देती है। स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, कभी कभार हुकूमत स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जैसे TR to PR पैथवे, स्पेशल इमिग्रेशन स्ट्रीम्स, तो इस तरह के उसके अंदर हो सकती हैं। अच्छा, वो गलतियां जो रिफ्यूजल का सबब बनती है, ये बहुत ही अहम बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सी एप्लीकेशंस इसलिए रिफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये है कि जी बस कल ही कोई नहीं बाजी कर लांगा वाली बात है, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। वीक जॉब प्रूफ, अक्सर स्पाउस के जॉब डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ना हो तो ओपन वर्क परमिट मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इनकरेक्ट कैटेगरी में, आपका एक्सपीरियंस कुछ और था, आपने इनकरेक्ट कैटेगरी में अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए ये मसला हो सकता है। तो बहुत से लोग जो है ना गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। और प्रॉपर रिफ्यूज होने की एक और वजह यह भी होती है फाइनेंशियल प्रूफ ना देना। बास केसेस में फाइनेंशियल प्रूफ भी जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद काफी क्वेश्चंस ही आते हैं मेरे पास माफ कीजिएगा यार। क्या विजिट वीजा पे आकर ओपन वर्क परमिट लिया जाता है या लिया जा सकता है? जवाब इसका ये होगा, कुछ स्पेशल पॉलिसीज में मुमकिन था लेकिन आमतौर पर अब आसान नहीं होता। नॉट एट ऑल कि अगर आप इसको ना कन्वर्ट कर लें, जो कि जमाने में कोविड के बाद जस्टिन ने अलाउ किया था। क्या क्लोज वर्क परमिट को ओपन वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है? जवाब, आमतौर पर नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स में मुमकिन होता है। सवाल एक और आता है मेरे पास, क्या ओपन वर्क परमिट परमानेंट रेजिडेंसी देता है? कि अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है तो क्या आपको ये परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी? जवाब, नो, नॉट एट ऑल। उसके लिए सर्टेन थिंग्स है। ओपन वर्क परमिट सिर्फ टेम्परेरी स्टेटस होता है। PR के लिए अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। जिस तरह आपका, अगर आप ओपन वर्क परमिट में हैं तो आपका एक्सप्रेस एंट्री है या आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उसके अंदर अप्लाई करेंगे या PNP पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ये कहना कि ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपको PR मिल जाएगा, नो। तो ये एक
थोड़ा सा मैंने कोशिश की है समझाने के लिए, क्योंकि हर मेरे पास या मेरे पे बेताशा ईमेल्स आती हैं अक्सर उसके ऊपर, हम इस तरह विजिट वीज़े पे आ रहे हैं तो फलानी तारीख को। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अक्सर मैं वीडियो इस बारे में बनाता हूँ कि एक लोग जो है ना लाखों रुपए, मैं कह सकता हूँ हजारों दिरहम और रियाल इस चक्कर में कि जी हम हिस्ट्री बनाएंगे, हम बैंक अकाउंट इतना मेंटेन करेंगे, हम अपने वीज़ों को चेंज करेंगे, उसको जो आज जो किसी वीज़े पे अगर आए हुए हैं तो इतनी सैलरी अपने कफील से कह के इतने में डलवाएंगे, 6,000 7, सारी गेमें खेलते हैं बेचारे, सारी गेमें खेलते हैं। रियली मैं बहुत सारी ब्रॉड के ऊपर मैं जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खामोश तमाशाइयों में से हूँ, आई एम अ गुड लिसनर। तो मैं सिर्फ देखता हूँ जो लोगों की जो फीडबैक मुझे मिल रही होती है, तो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर मैं ये वीडियोस भी बनाता हूँ। और इसी तरह ये कि अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो इसीलिए मैंने आखिर में इसको खास तौर पर डाला था कि क्या आप विजिट वीज़े पे आकर ओपन वर्क परमिट या क्लोज वर्क परमिट में कर सकते हैं। आई वुड से 90-95% नो, अनलेस आपकी कहीं पर LMI वगैरह का सिलसिला बन जाए और आपको फिर उसके ऊपर, लेकिन आपको प्रोसेस सारा नहीं। लेकिन क्या आपको यहाँ रहते हुए आप ये कर सकते हैं? नो। आप एक अच्छा एम्प्लॉयर हो सकता है ढूंढ लें, आप यहाँ पर प्यार ढूंढ लें। आप प्यार से मुराद ये है कि आपकी शादी वगैरह का कोई सिलसिला हो जाए, अगर आप शादीशुदा वहां से नहीं है। ये कहना कि आप विजिट वीजे पे आके यहाँ पर स्टडी परमिट ले लें, नो, यू कैन नॉट बिकम ए स्टूडेंट लाइक दैट। ये हो सकता है कि आप 6 महीने में कोई इंग्लिश का छोटा मोटा कोर्स कर लें जिसके लिए स्टडी परमिट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप चाहें कि आपको प्रॉपर स्कूल का किसी भी DLI से, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल से या यूनिवर्सिटी से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यस आप लेके जाएंगे, लेकिन वीजा फिर आपको वहीं से लगवा के आना पड़ेगा। तो वीर सारा जो खुलासा क्या है कि ओपन वर्क परमिट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्लोज वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है। 2025 के बाद काफी रूल्स टाइटन हो चुके हैं और 2000 काफी सख्त हो चुके हैं और 2026 में एलिजिबिलिटी काफी महदूद हो गई है। इसलिए अप्लाई करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो व्यूअर अगर आपको ये मेरी वीडियो लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को मेरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बताएं कि, और कमेंट्स में बताएं कि आप किसी इमिग्रेशन पैथवे के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली लव टू मेक इट। मैं खालिद उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर इससे पहले कि मैं इसको बंद करूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को जो है ना शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इतनी यूजफुल ना हो, किसी दूसरे के लिए हो। और आप, जिस तरह मैंने पहले कहा है, अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड, यहाँ की हाउसिंग से रिलेटेड, यहाँ की लाइफ से रिलेटेड, या किसी प्रोविंस से रिलेटेड, या कनाडा टू सम एक्सटेंड अमेरिका के बारे में, और दुनिया के मैं तकरीबन 30 मुल्कों में फिरा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे तब याद भी नहीं है, अगर गिनती भी करूँ तो अच्छा खासे हो जाएंगे उनके बारे में। और मैं इंशाल्लाह ये टिकट पहले ब्राजील का 750, 750, 800 का टिकट था, अब वो चला गया 1300 का, डबल हो गई है प्राइस। काश के मैंने उस वक्त टिकट उठा लिया होता जब मैंने देखा था। तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेटली। मैं मई में, मेरी वैसे तो मैं समर में ट्रैवलिंग नहीं करता, मैं कनाडा में ही रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा चूंकि विंटर में नहीं जा सका तो अब मुझे समर में निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक बेचैनी सी हो रही है, जहाज में बैठे हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। तो चलें वीर, अल्लाह हाफिज़।